उजाला कुरान के साए में आयल का हाथ पकड़े आयल के कमरे तक आई। इसके बाद अबिया नंद होने की हैसियत से इसे कमरे में ले गए, जबकि रानिया ने इसे वहीं दरवाजे पे ही रोक लिया था। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। रानी दरवाजे के आगे फैल के खड़ी हो गई। मुझे पता था तुम लोग मुझे ज़रूर रोकोगी। आयल ने मुस्कुराकर कमरे से निकलती अबिया को देख के कहा, तो फिर जल्दी से दे दें इन्हें। नेक, ऐसा न हो आपका इंतज़ार करते करते उजाला सो जाए। हयात वहाँ आती आयल की बात सुन के बोली। आयल ने जेब से 3 बॉक्स निकाले। एक बॉक्स रानिया को दिया, एक अबिया को और एक हयात को। वाह, कितनी प्यारी रिंग है। रानिया ने बॉक्स में मौजूद सोने की अंगूठी देखते खुशी से कहा, लाला इन दोनों का तो बनता है, लेकिन मेरे लिए क्यों? हयात इस अंगूठी को देखकर आयल से पूछने लगी, क्योंकि आप भी मेरी बहन है। इसने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। इस घर का हर फर्द ही आला सोच का मालिक था। अच्छा लड़कियों, चलो अब दरवाजे के सामने से हटो। आयल लाला को कमरे में जाने दो। हयात ने दोनों को सामने से हटाया तो रानी आयल को बेस्ट ऑफ लक कहती ऊपर बढ़ गई, जबकि अभी अभी बस खुशी से मुस्कुराती रानी के पीछे हो ली। हयात के जाने के बाद आयल सर पे सजी पकड़ी को उतारता हाथ में लिए धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? नहीं नहीं, वापस जाए, जब मैं आवाज़ दूँ फिर आइएगा। अभी जाए। उजाला बेड पे बैठी अपना लहंगा फैला रही थी। आयल को कमरे में दाखिल होते देखकर बुलंद आवाज़ में कहती इसे वापस भेजने लगी। आयल को कुछ समझ ही नहीं आया कि वैसा क्यों कर रही है, लेकिन इसके इस तरह कहने पर वो हैरान होता खामोशी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते सबसे पहले इसने इधर-उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन शुक्र था वहाँ कोई नहीं था, वरना अगर कोई अंदर जाके वापस बाहर आता देख लेता तो न जाने कितने सवाल पूछे जाते। इसके कमरे से जाते ही उजाला ने जल्दी से अपना लहंगा ठीक करके बेड पर फैलाया। अपनी जूली जो ठीक थी इसे और ठीक करते एकदम सीधी होकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। आ जाइए, इसने मुंह उठाते ऊंची आवाज़ में कहा और फौरन सर झुका गई। आइलिस की आवाज़ सुनता ही गहरी सांस लिए कमरे में दाखिल हुआ। वो आराम से दरवाज़ा बंद करता बड़े बड़े कदम उठाता बेड तक आया जहाँ वो मुस्कुराती सर झुकाए बैठी थी। आइल पगड़ी साइड कॉर्नर पे रखता थोड़ा सा उजाला का लहंगा साइड करते जगह बनाकर बैठा। आइल ने इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा जिस पर दुल्हन बन के काफ़ी रूप आया था। वो सादगी में जितनी खूबसूरत थी इतनी दुल्हन के रूप में गदब ढा रही थी। उजाला आने गंभीराना आवाज़ में पुकारा, कुछ भी कहने से पहले मेरी मुँह दिखाई। उजाला सर झुकाई हाथ आगे किए अपना हक मांगने लगी। आयल ने साइड कॉर्नर से एक बॉक्स निकाला। इसने बॉक्स इसके सामने किया जिसे उजाला जल्दी से थाम गई। इसमें क्या है? वो बॉक्स को उलट पुलट कर देखती पूछने लगी। खोल के देख लो, आयल के कहते इसने एक्साइटेड होते जल्दी से खोला। वाओ, कितना प्यारा है, इसे नफीसा डायमंड सेट पे हाथ फिरते कहा तो उसके चेहरे पे आते खूबसूरत रंगों को देखकर आयल मुस्कुराया। ये मेरे लिए है, इसने यकीन दहानी चाही। और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसने मुस्कुराहट रोकते कंधे उचकाए, जबकि ये बात उजाला के सर से गुजर गई थी। बात में देखती रहना, अभी मुझ पर ध्यान दो। इसने बॉक्स इसके हाथ से लिए साइड पे रखा और नरमी से इसका नाजुक मेहंदी से रचा हाथ अपने हाथ में लेता लब रखते अंगूठे से सहलाने लगा। अपने नाजुक मुलायम हाथ में मर्दाना हाथ का गदरा लम्स महसूस करती काँप उठी। पहली बार दिल में 100 स्पीड से धड़क रहा था। शर्म नाम की चीज़ से नावाकिफ़ लड़की का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ रहा था। आयल फुर्सत से इसके चेहरे पे फैलती सुर्खी देखता इसकी कपकपाहट अच्छे से महसूस कर रहा था। इसका अपना दिल भी आज पहली बार किसी के लिए धड़का था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सामने बैठी लड़की कम वक्त में इसके दिल के इतने करीब हो जाएगी। ये इसने सोचा भी नहीं था। वो कब इसके दिल की दुनिया में हलचल मचा देगी इसे पता ही नहीं चला। वक्त सरकता जा रहा था। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश थे। कमरे की फसो खैस खामोशी को जाला की आवाज़ ने तोड़ा। ये सब बहुत हैवी है, मैं चेंज कर लूँ? आयल की नज़रें अपने सरापे पे महसूस करते इसने शर्म और घबराहट से आहिस्ता आवाज़ में पूछा। वो लड़की जिसकी आवाज़ कभी धीमी नहीं होती, ना ही वो कभी घबराई थी, आज बस आयल की थोड़ी सी कुर्बत से इसकी बोलती बंद हो गई थी। वो जल्द से जल्द इसकी नज़रों के सामने से गायब हो जाना चाहती थी। आयल ने इसका हाथ छोड़ते सर हिला के इसे जाने की इजाज़त दी, जिस पर वो तेज़ी से बेड से लहंगा उठाती ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। दुपट्टा सर से उतारते कंधे पर डाला और जल्दी जल्दी चूड़ी उतारने लगी। मैं मदद करूं? आइलिस की तेज़ी देखकर मुस्कुराहट दबाए पूछने लगा। नहीं नहीं, बस हो गया। वो फ़ौरन इनकार करती 5 मिनट में सारी चीज़ें उतारती कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गई। आइलिस उस लड़की की फुर्ती देखता कमजोर मुस्कुराकर शेरवानी उतारता बेड पे नींदराज होता आंखें बंद किए इसका इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद क्लिक की आवाज़ आई, लेकिन इसने आंखें खोल के नहीं देखा। उजाला समझी वो सो रहा है, इसलिए शुक्र का सांस भरती लहंगा सोफे पे रखती गीले बालों को खुला छड़े बेड की तरफ दूसरी जनिबा आते दुपट्टे गले से निकाल के साइड पे रखती अपनी जगह पर बैठ लेटी।
आयल पर एक नज़र डाल के इन्हें बंद कर गई। अभी इसे लेटे 2 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक आयल ने इसकी कमर पे हाथ डालते इसे अपनी तरफ खींचा, जिससे उसके सीने से आ लगी। इस अचानक हमले पर वो हड़बड़ा कर आंखें खोलती आयल को देखने लगी, जो आंखों में खुमारी लिए से देख रहा था। आप तो सो गए थे ना? वो लड़खड़ाती आवाज़ में पूछने लगी। दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ी। तुम्हारे पास लेटते ही तुम्हारी खुशबू ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। वो उसकी गर्दन पे झुकता, वहाँ अपने लबों का लम्स छोड़ता, गहरी सांस भरते सरगोशी में कहता। उजाला की सांस रोक गया। आज से हमारी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। मैं वादा करता हूँ इस सफ़र में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। वो उसके कान की लौ को छूता गंभीर लहजे में बोला। उजाला का हलक होश पड़ा इसके लहजे की गंभीरता सुन के। वो दोनों हाथ इसके कंधे पे रखे और इसको अपने दरमियान फासला बनाना चाह रही थी। आयल इसके दोनों हाथों को पकड़ते बेड पे लॉक करता इस पर काबिज होने लगा। इसके होठों का लंचा वजह अपने चेहरे और गर्दन पे महसूस करते अपने दिल में उठती हलचल को काबू करती, खामोशी से इसकी पनाहों में पड़ी अपना आप इसे सौंपती, नए सफ़र पर निकल गई। सूरज की किरणों के साथ ही हवेली में चहल पहल शुरू हो गई। सब उठते अपने अपने कामों में लग गए थे। आदमी सारे कामों में लग गए थे, जबकि रानी उजाला के कमरे में सो रही थी, जबकि सुरैया बेगम और फरहाद साहब रात को ही वानिया की वजह से चले गए थे। वो घर पे अकेली थी और वो लोग इसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे और साथ ला नहीं सकते थे, इसलिए अब वो लोग बारात में आने वाले थे। कोमल और शमीम बेगम को हयात ने ज़बरदस्ती रोक लिया था। वो लोग भी अभी अपने कमरे में ही थे जब न के नासिर साहब जा चुके थे। हयात और रज़िया बेगम दोनों किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। हॉल में दादी जान हाथ में तस्वीर लिए सोफे पे बैठी हुई थी और उनकी गोद में बुखार में तपती अभी सर रखे आंखें मूंदी लेटी थी। दादी जान बार बार कुछ पढ़ के इस पर दम कर रही थी कि जल्द से जल्द इसका बुखार ठीक हो जाए। इसे रात से ही बहुत तेज़ बुखार था। सुबह जब रज़िया बेगम इसे मेहंदी वाली का बताने गई थी तो वो बेसुध सी लेटी थी, रंगत में सुर्खी घुली थी। उन्होंने जब चेक किया तो इसे बहुत तेज़ बुखार था। इसने बीमारी का बहाना बना के मायूं बैठने से इनकार कर दिया था, जिस पर सब घर वालों ने सिर्फ इस घर में ही मायूं बिठाने का फ़ैसला किया था, जबकि हकीकत में इसका मायूं बैठने का दिल नहीं था। दिल तो इसका किसी चीज़ में नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो बहुत परेशान हुई थी कि कल तक तो वो ठीक थी और आज ऐसे अचानक बुखार कैसे चढ़ा चढ़ा गया, जबकि अबिया जानती थी कि इसे ये बुखार क्यों हुआ था। वो सारी रात रोती रही थी, दिल में उठता दर्द बर्दाश्त करती रहती थी। इसने तो फ़ोन भी खोल के देखा था जिस पे आयश की जबकि कॉल और मैसेज आए हुए थे जब वो इसे मॉल में मिली थी। इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं था। वो यही दुआ कर रही थी कि आयश यहाँ नहीं आए, क्योंकि वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही पहले कुछ हो सकता था, लेकिन दिल था कि मान ही नहीं रहा था, बार बार इसी की मांग कर रहा था। अब यह लो बेटा नाश्ता कर लो। रज़िया बेगम ने इसके सामने नाश्ते की ट्रे रखी। बड़ी मम्मा मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। इनकी आवाज़ पर लाल होती आंखें खोल कर बोली। बेटा कुछ खाओगी नहीं तो फिर मैं तुम्हें दवाई कैसे दूंगी? खाली पेट तो दवाई नहीं दे सकती ना। चलो जल्दी से उठो, शाबाश, तुम्हें कल से पहले पहले ठीक होना है। वो उसके पास बैठी प्यार से इसे उठाने लगी। इनके इतने प्यार से कहने पे अभी इनकार न कर सकी और उठ के बैठी। रज़िया बेगम छोटे छोटे निवाले बनाती इसे अपने हाथों से खिलाने लगी। इनके इतने प्यार मोहब्बत में अबिया की आंखें नम हुई। इसे बेसाख्त अपनी माँ याद आई। अगर वो आज जिंदा होती तो ऐसे ही इसकी तमीदारी कर रही होती। क्या हुआ अबिया? इसकी आंखों में आंसू देखकर वो बेचैनी से पूछने लगी। मम्मा याद आ गई। इसके नम लहजे पे रज़िया बेगम ने इसे अपने साथ लगाया। बेटा मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मुझे कभी अपनी सास ना समझना। मैं पहले भी तुम्हारी माँ थी, अब भी तुम्हारी माँ हूँ। रज़िया बेगम ने शफक से मुस्कुरा कर कहा तो दादी जान तस्वीर पढ़ते हुए मुस्कुराती। कौसर बेगम के जाने के बाद रज़िया बेगम ने अपने बच्चों और इन दोनों बहन भाइयों में कभी फ़र्क नहीं किया था। हमेशा दोनों को अपने सीने से लगा के रखा था। इनका सहारा मिलते अबिया की आंखों से आंसू झलक पड़े। रज़िया बेगम ने इसे आहिस्ता से खुद से अलग किया। इसके आंसू साफ करते ममता भरे अंदाज में इसकी परेशानी चूमी। चलो अब नाश्ता करो, फिर दवाई भी खानी है। मुस्कुरा कर निवाला बनाती इसके मुँह के आगे ले गई तो उसने भी मुस्कुरा कर मुँह खोल दिया। आयल नहाने गया हुआ था, जबकि उजाला निकली निकली तैयार खड़ी हाथों में चूड़ियाँ पहन रही थी। नया नया बिस्तर होने की वजह से देर तक सोने वाली उजाला की सुबह ही आँख खुल गई थी। वो हरे रंग का भारी कम वाला सूट पहनी हुई थी, हल्का सा मेकअप किया और बालों में छोटा सा कैचा लगाए इन्हें पुष्प पर खुला छुड़ा हुआ था। वो आयल का दिया सेट पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेकलेस का लॉक बंद ही नहीं हो रहा था। आयल गर्दन में तौलिया डाले वॉशरूम से निकला तो नज़र लॉक बंद करने की जद्दोजहद करती उजाला पर गई। वो तौलिया बेड पे फेंकता इसके पीछे आ खड़ा हुआ।
इसने जैसे ही अपना हाथ लॉक बंद करने के लिए उजाला के हाथ पे रखा, उजाला ने फ़ौरन नज़र उठा के शीशे से आयल का अक्स देखा, जो शर्ट लेस इसके पीछे खड़ा मुस्कुराती नज़रों से इसे ही देख रहा था। मैं पहना दूँ? इसने गंभीर लहजे में इजाज़त मांगी तो वहाँ में सर हिलाती अपने हाथ हटा गई। इसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते उजाला की हथेलियाँ नम हो गई। आयल की पुरतपिश निगाहें खुद पर देख के इसे एहसास हुआ कि वो दुपट्टे से बेनियाज खड़ी है। वो शर्म से पलके झुका गई। आयल आराम से इसके गले में नेकलेस बनाता झुककर इसकी गर्दन पे लप रख गया, जिससे उजाला के जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। आयल, हमें देर हो रही है, नीचे जाना है। वो झिझकती अपना रुख इसकी तरफ मोड़ती बोली, चले जाएंगे लेकिन इससे पहले मुझे कुछ जानना है। आयल दोनों हाथ इसके कमरे में डालते इसे अपने करीब करता संजीदगी से बोला। इसे सवालिया निगाहों से देखा। कल से तुम्हारी बोलती क्यों बंद हुई है? वो शरीर लहजे में होठों पर मचलती मुस्कुराहट को दबाता सीरियस अंदाज में पूछने लगा, जबकि वो जानता था इसकी गुर्बत ने इसकी बोलती बंद कर दी है, फिर भी जानबूझकर इसे छेड़ रहा था। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बस अम्मी ने बोला था तुम नई नवेली दुल्हन हो तो ज़्यादा नहीं बोलना, इसलिए बस थोड़ी सी खामोश हूँ। वो उसके कंधे पे हाथ रखकर सटपटा कर बोली, अच्छा मुझे तो लगा मेरे करीब आने की वजह से तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। वैसे ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? इसने जानबूझ के हंसी रोकते छेड़ा। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं, और आप क्या ये बातें लेकर बैठ गए हैं? जाएँ और कमीज़ पहने, फालतू में अपनी बॉडी की नुमाइश कर रहे हैं। वो इससे दूर होती अपनी खफत छुपाती इसकी कसरती बदन को देखकर इसे शर्म दिलाने लगी। तो किसी गैर के सामने तो नहीं कर रहा ना, अपनी बीवी के सामने ही तो हूँ। वो शरारत से कहकर शिद्दत से इसके गाल पर बूसा दिए सोफे की पूछ पर डली अपनी कमीज़ की तरफ बढ़ गया। अच्छा सुने, वो जल्दी से कानों में झुमके पहनती इसके सामने आई। सुनाइए, वो भी इसके अंदाज में बोला, मेरा हक मर तो दे दे। वो उसके सामने हथेली फैलाए बोली, क्या तुम हक मर माफ़ नहीं कर सकती? आयल एक नज़र इसकी हथेली को देखते ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। नहीं कर सकती, वो भी दुबुदु बोली, फिर बाद में ले लेना, अभी तुम्हारे गरीब शौहर के पास पैसे नहीं है, इसने सारे पैसे अपनी शादी पर लगा दिए हैं। वो काले घने बालों में कंघा करता संजीदगी से बोला, जी जी बिल्कुल, मेरे शौहर तो अपनी दुल्हन को हवाई जहाज़ में ब्याह कर लाए ना। इसने कमर पर हाथ टिकाया न तंज किया तो बेसाख्ता आयल के लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। वो खामोशी से अलमारी की तरफ गया, वहाँ से एक चेक निकाल कर उजाला के सामने आते इसका हाथ पकड़ते चेक को इसके हाथ पे रखा। मुझे कैश चाहिए, चेक तो बाउंस हो जाता है, इसे चेक देते एहतजाज किया। मैं यहीं हूँ, अगर बाउंस हो जाए तो मैं दूसरा दे दूँगा, इसने गाल थपथपाते समझाया। पक्की बात है ना, बात पे मुकर तो नहीं जाएंगे ना? इसने यकीन दहानी चाही। एकदम पक्की बात है, अब नीचे चलें? उसकी बेचारी पर मोहब्बत की मेहर सख्त करना मुस्कुराकर बोला तो वो भी जी कहती दुपट्टा लिए इसके साथ बाहर बढ़ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, हंसों का जोड़ा आ रहा है। आयल और उजाला को ड्राइंग रूम में आते देखकर हयात ने शोखी से कहा तो सबकी नज़रें इन पर गई। अस्सलाम वालेकुम, दोनों सलाम करते दादी जान के सामने झुके। वालेकुम सलाम, खुश रहो मेरे बच्चों। दादी जान ने सर पे हाथ फिरते दुआ दी। बैठे आप दोनों, मैं नाश्ता लाती हूँ, हयात दोनों से कहती किचन की तरफ बढ़ गई। अरे वाह भाई उजाला, क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही हो रानी, मैंने खयाजी से मुस्कुरा कर कहती इसे छेड़ने लगी। मैं प्यारी लग नहीं रही हूँ, प्यारी हूँ, वो शान बेनियाजी से कहती आयल के बराबर वाली कुर्सी पे बैठी। दादी बाकी सब कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर सिर्फ रानी और दादी जान को नाश्ता करते देखे उजाला ने पूछा। बाकी सब नाश्ता कर चुके हैं, उन्होंने बताया। और अभिया, इसने भी नाश्ता कर लिया? उजाला ने अभिया को वहाँ ना पाके पूछा। हाँ बेटा, उसको बुखार था तो रजिया ने इसे नाश्ता करवा के दवाई दे के सुला दिया है, दादी जान ने तहम्मुल से बताया। क्या अभिया को बुखार है? मैं देखता हूँ जाके। आयल अपनी बहन की बीमारी का सुन के तड़प उठा। आयल लाला, वो अभी सोई है, अगर आप जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ी देर में जब उठेगी फिर मिल लेगा इससे, रानिया ने कहा तो आयल को इसकी बात ठीक लगी, इसलिए वापस अपनी जगह पर बैठ गया। ये लीजिए गर्मा गर्मा पराठे, हयात ने पराठे इनके आगे रखे। भाभी आप नाश्ता नहीं करेंगी? उजाला ने से काम में लगे देखकर पूछा। तुम्हारे भाई ने मुझे सुबह ही अपने सामने बिठा के ठूस ठूस कर नाश्ता करवाया है, हयात हंस के कहती किचन में चाय लेने चली गई तो वो लोग भी मुस्कुराकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुए। अरे तुम लोग उठ गए? रज़िया बेगम डाइनिंग रूम में आती इन दोनों को नाश्ता करते देखकर मुस्कुराकर बोली, जी अम्मी हम तो उठ गए, लेकिन आप कहाँ गायब थी? उजाला ने निवाला मुंह में डालते पूछा। मैं तो हयात की मम्मा के साथ थी, उन्होंने बताया तो वहाँ में सर हिला गई। हयात इससे पहले कुछ बोलती एकदम सर चकराने की वजह से चाय की केतली ज़मीन बोस होती करची करची हो गई। गरम गरम चाय की छींटे हयात का पैर भी झुलसा गए, लेकिन इसे पता ही नहीं चला। हयात क्या हुआ? सब परेशानी से हयात के न पड़े जो दीवार का सहारा लिए सर थामे खड़ी थी। पता नहीं अम्मी, बहुत चक्कर आ रहे हैं,
रज़िया बेगम ने इसे सहारा देते कुर्सी पर बिठाया। आयल, तुम जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो और जब तक तुम लोग बहू को कमरे में लेके जाओ। दादी जान आई से कहती है रज़िया बेगम उजाला से मुखातिब हुई, जो दोनों परेशानी से इसके पास खड़ी थी। आयल फ़ोन लिए बाहर निकल गया और हयात को रज़िया बेगम उजाला के कमरे में ले आई। शमीम बेगम को जब पता चला तो वो भी जल्दी से हयात के कमरे में पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। कुछ ही देर में लेडी डॉक्टर अहल के हमरा कमरे में दाखिल हुई। इस वक्त हयात के कमरे में दादी जान और रानिया को छोड़ के सभी मौजूद थे। क्या हुआ है आपको? डॉक्टर हयात के पास रखी कुर्सी पे बैठती पूछने लगी। पता नहीं क्या हुआ है, बस एकदम से चक्कर आने लगते हैं, हयात सर थामे बताने लगी। आप सब लोग प्लीज़ बाहर जाएं। डॉक्टर के कहने पर वो लोग बाहर निकल गए। अम्मी, क्या हुआ है आपको? वो ठीक तो है ना? शाफिर को आयल ने फ़ोन करके हयात की तबीयत का बता दिया था, जिस पर वो सब काम छोड़ता वही लिया आया था। वो तेज़ी से सीधा चढ़ते ऊपर आया तो सभी को कमरे के बाहर खड़ा देखकर अपनी माँ से बेचैनी से हयात की खैरियत पूछने लगा। डॉक्टर चेक कर रही है, तुम फिक्र नहीं करो। उन्होंने इसके शाने पे हाथ रखते तसल्ली दी, लेकिन फिर भी शाबिर को तसल्ली नहीं मिली। वो बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाता डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। अब जब कुछ ही देर बाद डॉक्टर मुस्कुराती कमरे से निकली तो शाबिर फ़ौरन की जानिब लपका। डॉक्टर, हयात ठीक है ना? इसके लहजे की बेचैनी नोट करते डॉक्टर हैरान हुए। आप? उन्होंने सवारी निगाहों से देखा। मैं इनका हस्बैंड हूँ, इसने जल्दी से बताया। फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर मुस्कुरा कर कहती सबके चेहरे पर खुशी ले आए। क्या वाक़ई? शाबिर को अपनी समात पे यकीन ना आया। जी वाक़ई, मैंने इनको डाइट चार्ट लिख के दे दिया है। बाकी वीकली चेकअप के लिए आप इन्हें हॉस्पिटल लाते रहिएगा। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहती अपना बैग लिए अंदर चली गई तो उजाला भी इनके साथ इन्हें छोड़ने गई और दादी जान और रानिया को ये खुशखबरी सुनाने भी। डॉक्टर के जाते ही शाबिर फ़ौरन कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे ही सब अंदर दाखिल हुए। हयात शर्मगीन मुस्कुराहट से जाए सर झुकाए बैठी थी। शाबिर ने वहाँ सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हयात के माथे पर मोहब्बत व अकीदत से भरपूर बूसा दिया तो हयात का झुका सर शर्म से और झुक गया। थैंक यू सो मच हयात, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। वो खुशी और मुसर्रत से हयात का चेहरा दोनों हाथों के प्यालों में थामे बोला। सबके सामने शाबिर का इस तरह करना हयात को शर्म से दो चार कर गया। अच्छा उठो, अब हम सब भी लाइन में खड़े हैं हयात से मिलने के लिए। रज़िया बेगम मुस्कुराहट दबाती शाबिर को साइड करते हयात के पास खाली जगह पर बैठी। बहुत मुबारक हो बेटा, उसका माथा चूमती खुशी से बोली तो वो भी मुस्कुराती। वाह भाई, मैं फुप्पो होने वाली हूँ, थैंक यू भाभी। उजाला रानी के साथ कमरे में दाखिल हुई होती शाबिर के गले लगती चेक के बोली, चलो जी उजाला, अब तुम्हारे लाड प्यार पर कर्जा जमाने वाली या आली वाला या वाली आने वाला है। रानी ने छेड़ा। मुझे दिलो जान से कबूल है। वो दोनों बाहें फैलाए खुशी से बोली। इसके अंदाज पर सब खिलखिला उठे। हयात से मिलते एक एक करके सब कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में हयात और शाबिर ही बचे थे। शाबिर हयात के बराबर में बैठा इसका सर अपने सीने से लगा गया। हयात, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशी किन अल्फाजों में बयान करूं। मुझे कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। ऐसा लग रहा है हम मुकम्मल होने वाले हैं। हयात इसके सीने पर सर रखे इसकी आवाज़ में झलकती खुशी से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो कितना खुश था। हमारे प्यार की निशानी, वो आहिस्ता से कहती सुकून से आंखें मूंद गई। हवेली की खुशियों में इजाफा हो रहा था। हर कोई खुश था। अबिया को जब से पता चला कि वो पप्पो बनने वाली है, वो भी बहुत खुश थी, लेकिन अपने अंदर चलती थूट-फूट की वजह से सही से सेलिब्रेट ना कर सकी। जबकि अफ़ाम ने तो बाकायदा डांस भी किया था। इस वक्त भी सब लोग हॉल में जमा थे। अबिया की तबीयत की वजह से उन्होंने घर में ही छोटी सी मायूं की रस्म कर ली थी। एक तरफ अबिया को मेहंदी लग रही थी तो दूसरी तरफ अफ़ाम सब लड़कियों के बीच बैठा खाने गाने गा रहा था, जबकि उजाला वक्फे वक्फे से अफ़ाम की हल्दी भी लगा रही थी। बस करो उजाला, क्या सारी हल्दी मुझे ही लगा दोगी, अपनी भाभी को नहीं लगाओगी? अफ़ाम और उजाला का हल्दी से भरा हाथ खुद तक पहुँचने से पहले बीच में रोक चुका था। लाला, मेरी भाभी पहले ही बहुत चटी हैं, इन्हें इस हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी ज़रूरत तो आपको है ताकि जब आप मेरी प्यारी सी भाभी के साथ खड़े हों तो ऐसा ना लगे कि हूर के बगल में लंगूर खड़ा है। उजाला पूरे दांतों की नुमाइश करती इसे छेड़ने लगी। हाँ हाँ उजाला, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरे देवर जी को लंगूर कहने की? हयात जो दादी जान के साथ सोफे पर बैठी थी उजाला को मसनूई घुरी से नवाजती फ़ौरन अफ़ाम की साइड ली। बस भाभी, हिम्मत की तो बात ही ना करे, माशाल्लाह बड़ी हिम्मत है मुझ में। उजाला गर्दन अकड़ा कर बोली, बिल्कुल मेरी बेगम किसी से नहीं डरती, ना ही किसी के करीब आने से। हॉल में दाखिल होता आयल उजाला की बात सुनता साइड मुस्कुराहट के साथ जवाब देते अबिया के पास बैठा। इसकी बात का मतलब कोई समझा हो या ना हो, उजाला बहुत अच्छे से समझ गई थी। क्या मतलब? रानी ने नासमझी से पूछा।
कोई मतलब नहीं है, बस वो मेरे पास कल लाल बेग आ रहा था तो मैं इससे डर गई थी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उजाला ने सब टपटा के अपने पास से बात बनाई। हाँ हाँ, इतनी बड़ी हो के लाल बेग से डरती हो? अफाम इसके सर पे हाथ मारता कहकमा लगाता इसे जला गया। नहीं उजाला, ऐसा नहीं करना। उजाला को दोनों हाथों में हल्दी भरते देखकर अफाम उठ के भागा और फिर बस आगे आगे अफाम था तो पीछे पीछे उजाला। सबका हंस हंस के बुरा हाल था, सिवाय अभिया के जो वहाँ मौजूद होते भी वहाँ नहीं थी। अभिया की मेहंदी लगते ही इसे कमरे में भेज दिया था। वो कमरे में आते अपने हाथों में लगी किसी और के नाम की मेहंदी देखकर सिसक उठी। आयश का प्यार से बिया पुकारना, इसका हंसी मजाक करना, इसे सिर्फ अपना कहना, एक एक लफ्ज़ दिमाग में गूंजते दिमाग को सुन कर रहे थे। ठक ठक दरवाजे पे होती दस्तक पर इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। आ जाए, इसने इजाज़त दी तो आयल मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कैसी तबीयत है गुड़िया? आयल प्यार से पूछता इसके पास बैठा। मैं ठीक हूँ लाला। वो चाह के भी कह ना पाई कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी चुप चुप हो, क्या बात है? कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है तो अपने लाला से शेयर करो। आयल शफक से इसके सर पे हाथ फेरते इसका मुरझाया हुआ चेहरा देखते पूछने लगा। नहीं लाला, कोई बात नहीं है। वो आंखों में उमड़ती नमी छुपाने के लिए चेहरा झुका गई। पक्का कोई बात नहीं है? इसने मशूक अंदाज में पूछा। जी पक्का। अभी आंसू का गोला गले में उतारती बामुश्किल मुस्कुरा कर अपने भाई को यकीन दिलाने लगी कि वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी मैं तुम्हें हंसाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता था, और जब तुम नहीं हंसती थी तो मैं मुंह बना के बैठ जाता था और तुम मेरा बना हुआ मुंह देखकर ही हंसना शुरू हो जाती थी। वो मुस्कुरा कर इसे बचपन की बातें बता रहा था और वो खामोशी से इसके साथ लगी गमगीन मुस्कुराहट के साथ सुन रही थी। अभी या कभी भी कोई परेशानी हो तो पला झिझक अपने भाई से कहना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। वो भाई का मान बख्शता इसके सर पे बूसा देता उठ गया। और हाँ, अगर कभी अफाम तंग करे तो भी बताना, मैं इसके कान खींचूंगा। वो मुड़ के शरारत से बोले तो अब यह फीका समझ के रह गई। बस ऐसी हंसती मुस्कुराती रहो। आयल इसके सर पे हाथ रखता बाहर निकल गया और अभिया के रुके आंसू बह निकले। भाभी आप ऊपर जा रही हैं तो ये अबिया को दे देगा, मैं इसे देना भूल गया। ये इसकी फेवरेट चॉकलेट्स है। आयल जो अबिया को देने के लिए चॉकलेट्स लाया था वो जेब में ही रख के भूल गया था। वो देने जा रहा था जब ऊपर जाती हयात को देख इसने हयात से कहा कि चॉकलेट्स अबिया को दे दे। जी लाला, मैं दे दूँगी। हयात इससे चॉकलेट्स लेती ऊपर बढ़ गई। वो अभी अबिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती कि अंदर से अबिया के रोने की आवाज़ें आने लगी। शायद वो रोते रोते कुछ कह रही थी। हयात वहीं खड़ी होती सुनने लगी। क्यों आए आज आप मेरी ज़िंदगी में? मैं मोहब्बत नाम से अनजान लड़की आज मोहब्बत में मिली जुदाई के दर्द से बिन आशियाना हो रही हूँ। वो टूटी बिखरी हालत में बेड पे बैठी आंसू के ज़रिए अपना दिल हल्का करने की कोशिश कर रही थी। आज इससे अपने आंसू को रोका नहीं था, इन्हें बहने दिया था। आज मैं किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथों पे रचाए बैठी हूँ। वो मेहंदी से सजे हाथ सामने करती शिद्दत से बोली, आज मैंने आपसे इतनी मोहब्बत कर ली कि अब मैं किसी और को अपने साथ सोचूं तो गुनाह लगता है। वो सर झुकाए बैठी बेडशीट को अपने आंसू से भिगो रही थी। क्या मैं अफ़ाम को अपने दिल में वो मुकाम दे पाऊँगी? क्या मैं फिर से मोहब्बत कर पाऊँगी? वो खुद से सवाल कर रही थी। रोते रोते अब इसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। हया से जब भी और बर्दाश्त नहीं होता तेज़ी से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। अचानक दरवाज़ा खुलने पर बिया होश में आती जल्दी से आंसू पोंछ गई। हया दरवाजे का लॉक लगाती इसके सामने आ बैठी। रो रही थी। इसने संजीदगी से सवाल किया। नहीं तो? अब यह साफ मुकरी। अब ये मैं सब सुन चुकी हूँ और कितना झूठ बोलूँगी। हयात खुद पे ज़ब्त करती इसे दोनों बाजू से पकड़े झंझोड़ गई। अब यह ने शर्मिंदगी से सर झुका गया। अब यह कौन है याश? और तुम इससे मोहब्बत करती हो? तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? कैसी किसी को ना भी बताती तो मुझे तो बताना चाहिए था ना। हयात ने गुस्से से सिर घूरते एक साथ ही सारे सवाल कर डाले, लेकिन अब भी खामोश थी। बोलो भैया, कुछ बोलो, पूछ रही हूँ मैं। हयात ने अपनी बात पर जोर दिया। पता नहीं भाभी कब मोहब्बत हो गई। मैं क्या बता दी भाभी आप लोगों को, कोई फ़ायदा नहीं था बता के। लाल सूजी हुई आंखें उठा के हयात को देखा। हयात तो चौंक गई इसकी सूजी आंखें देख के। अब यह फ़ायदा क्यों नहीं था? तुम मुझे पहले बताती, मैं बात करती सबसे, सबको मनाने में मदद करती। हयात इसके चेहरे को देखती बोली, जा आंसू लड़ियों की सूरत में रवा थे। अगर मैं पहले भी बता देती तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आयश की कास्ट मलिक है और हम शाप। अभी आहिस्ता से बोली, मैं कुछ समझी नहीं। वो मलिक और तुम शाप? हयात ने नासमझी से देखा। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी सेम कास्ट में ही होती है। अभी हम आंसू साफ करती बोली, क्या लड़कियों की शादी सेम कास्ट में होती है और लड़कों की नहीं? हयात ने चौंक के पूछा तो वह इस बात में सर हिला गई। ये क्या पागलपन है?
हयात को धचका ही तो लगा था ये सुन के। पता नहीं भाभी, लेकिन ये रिवायत सदियों से चलती आ रही है। हमारी छोटी पुप्पो ने भी दादी जान से बगावत करके कास्ट से बाहर शादी की थी, जिसकी वजह से दादी जान ने इनसे हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया था। और आज इतने सालों बाद भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, कैसी हैं। अभी नम आवाज़ में बोली, ये तो ठीक नहीं है अभी। आप काश तुम मुझे पहले बताती, मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस फजूल सी रिवायत को ख़त्म करने के लिए सबसे लड़ जाती। हयात को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, ना इसने कभी ऐसा सोचा था कि यहाँ ऐसी भी कोई रिवायत होती है। अजबिया ने अपने प्यार की कुर्बानी दी थी, न जाने वाली नस्लों में और कितनों को कुर्बानी देनी पड़ती। भाभी प्लीज़, आप किसी से कुछ नहीं भूलेगा। अभी ने हयात का हाथ पकड़ते इल्तिजा की। अभी अब वाकई कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है, कल तुम्हारी बारात है, लेकिन अगर आगे ऐसी कोई रवायत मेरे सामने आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। हयात इसके हाथ पे हाथ रखती मजबूत लहजे में बोली, जबकि अबिया कुछ बोल ही नहीं पाई। तुम आराम करो अबिया, और जो हो चुका है इसे भूलने की कोशिश करो। अफाम बहुत अच्छा है और सबसे बढ़ के कि तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली, प्लीज़ अफाम को इस किस्से की मोहब्बत दे देना। हयात प्यार से इसे समझाती, अफसोस से उसके बेरौनक चेहरे को देखकर कमरे से निकल गई। अब ये न जाने कब बेड पर आड़ी तुलसी लेटी रोते रोते सो गई, इसे पता ही नहीं चला। हयात कमरे में आई तो शाविर बेड पर लेटा इसी का इंतजार कर रहा था। इतनी देर लगा दी कमरे में आने में। इसके अंदर दाखिल होते ही शाविर ने सवाल किया। जी बस अबिया के पास बैठी थी। हयात ने गहरे सांस भरते दुपट्टा साइड पे रखा। दिमाग में अबिया की बातें चल रही थी। वो इस रिवायत के बारे में शाविर से बात करना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में कर लेगी, ये सोच के खामोशी से अपनी जगह पर लेट गई। क्या बात है, थकी थकी लग रही हो? शाविर इसका थकावट ज़्यादा चेहरा देखकर पूछने लगा। थोड़ी सी थकन हो गई है। हयात ने करवट इसकी तरफ ली। अच्छा तो फिर सो जाओ, क्योंकि कल भी एक थका देने वाला दिन होगा। शाविर ने लेटते हुए इसको अपने करीब करते इसका सर अपने सीने पर रखा। तो फिर से क्या मतलब था? हयात ने नासमझी से पूछा। तो फिर से मतलब अगर तुम हुई ना होती और मुझे तुम्हारी सेहत का ख्याल ना होता तो मैं सारी रात तुम्हें सोने नहीं देता। शाविर ने गंभीर लहजे में मैंने क़याजी से कहा। फिर तो शुक्र है मैं थकी हुई हूँ, इसी बहाने मेरी नींद तो पूरी हो जाएगी। हयात शरीर मुस्कुराहट से जाए इसके जज्बे लुटाती आंखों में देख कर बोली, हया सो जाओ वरना तुम्हारी ये मुस्कुराहट तुम्हारी जान मुश्किल में डाल देगी। वो नरमी से इसके गुलाब जैसे लबों को छूता आंखों में खुमारी लिए बोला। हयात इसकी बात समझती फ़ौरन इसके सीने में मुँह छुपा गई। शाविर अपना हसार इसके गिर्द मजबूत करता मुस्कुराकर सुकून से आंखें मूंद किया।